हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो। इसी तरह आप सभी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट थर्ड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में इजी एंड फास्ट एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या कंटेंट्स देखने वाले हैं। तो जो स्ट्रक्चर हैं, कंटेंट्स हैं: इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर सोर्सेज, वाटर बॉर्न डिजीज एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसमें आपने बता ही दिया है सेफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस, हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन वाटर। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एंड टेस्ट टू असेसिंग बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, केमिकल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, टेस्ट फॉर असेसिंग बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं आपके स्टेप बाय स्टेप, पूरे कंटेंट्स आपको इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट जो कंटेंट था कि एनवायरनमेंट होता क्या है। जैसा कि आपको पता है एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। सराउंडिंग एरिया में जो भी हमारे प्रेजेंस है, एनीथिंग, हर चीज़, वो सभी आपके एनवायरनमेंट में आता है, जो आपके लिए हेल्दी भी है और आपके लिए अनहेल्दी है। अनहेल्दी आपने खुद उसको अनहेल्दी बना रहे हैं, तो उस अनहेल्दी को रोकने के लिए ही हम ये यूनिट समझेंगे कि हम किस तरीके से इसको अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं और किस तरीके से हम इसको मतलब गंदा अनहेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो ये आपके हाथ में ही है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? जो आपके सराउंडिंग में है, जो आपको ऑर्गेनाइज करता है, कंप्लीट एयर वाटर सबको जो आपको प्रोवाइड करता है, वही हमारा क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट है जो एनवायरनमेंट है, मेनली टू टाइप्स में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमारे चारों तरफ जो पाया जाता है, जो जिससे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है, वो क्या करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा जो बॉडी के अंदर जो सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर एनवायरनमेंट वर्क करता है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है, हमने पढ़ तो लिया कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, बट जो मेन टॉपिक है हमारा वो है एनवायरमेंटल हेल्थ, कि एनवायरमेंट हेल्थ क्या होता है। तो एनवायरमेंटल हेल्थ एक तरीके का, एनवायरमेंट अगर हेल्थ होगा तो कम्युनिटी, इंडिविजुअल, पब्लिक हेल्थ होगा। तो जो एनवायरमेंटल हेल्थ किसकी ब्रांच है? पब्लिक हेल्थ की ब्रांच है, जो फोकस करती है रिलेशनशिप के बीच को बताती है, पीपल और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप को बताती है। ठीक है, ये स्टिमुलेट करती है, प्रमोट करती है ह्यूमन हेल्थ को एंड वेलबिंग को, और फोस्टर करती है हेल्दी एंड सेफ कम्युनिटीज़ के बारे में। जो एनवायरमेंटल हेल्थ एक की पार्ट होता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का। अगर एनवायरनमेंट किससे जुड़ा हुआ है? पब्लिक से, ह्यूमन बींग से, एनिमल्स से, प्लांट से। इन सब अगर अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो अच्छे हेल्दी रहेंगे। तो एक तरीके की किसकी ब्रांच है? पब्लिक हेल्थ की ब्रांच है। जैसे जो एनवायरनमेंट क्या देता है? हमें क्लीन एयर देता है, वाटर, प्लांट्स, फूड सप्लाईज देता है, जो कि हमारी इसेंशियल है पर्सनल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। अगर इन सब में किसी में भी कोई डिसइक्विलिब्रियम आ गया तो वो क्या होता है? अनहेल्दी एनवायरनमेंट कन्वर्ट हो जाता है। तो एनवायरमेंटल हेल्थ क्या होता है? पब्लिक हेल्थ होता है, पब्लिक हेल्थ की ब्रांच होती है जो रिलेशनशिप बताता है पब्लिक और एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, जो कि हमको क्लीन एयर, वाटर और फूड सप्लाईज करता है हमारे पर्सनल हेल्थ और वेलबींग के लिए। नेक्स्ट है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एनवायरमेंटल हेल्थ में, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें एनवायरनमेंट के थ्रू मिलती है। तो क्या क्या मिलती है? हाउसिंग सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन, फूड हाइजीन, सेफ्टी, हेल्थ एजुकेशन, स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ये सब चीज़ें हमें क्या होती है? एनवायरमेंटल हेल्थ के थ्रू प्राप्त होती है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल, केयर ऑफ द डेड, सैनिटेशन ऑफ मार्केट्स, बिजनेस प्रेमिसेस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इस तरीके से हम ये सब चीज़ें मैनेज करके हम एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकते हैं, इन सब कंपोनेंट्स को कंप्लीट करके। आपको यहाँ तक मे भी समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे जो चारों तरफ पाया जाता है वो एनवायरनमेंट होता है। और एनवायरनमेंट हेल्थ क्या होती है? एनवायरनमेंट हेल्थ मतलब होता है कि जो भी ये पब्लिक हेल्थ की ब्रांच है, जो पीपल और एनवायरनमेंट के बीच में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, वो सब चीज़ें एनवायरनमेंटल हेल्थ कहलाता है। ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स आपने देख लिए कि एनवायरनमेंटल हेल्थ में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो जो हमको प्राप्त हो रहा है हेल्थ,
जिससे थ्रू हमें हेल्थ अच्छी भी हो सकती है और उनको हम बिगाड़ दें तो उससे बुरी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट हेल्थ के कंपोनेंट्स भी हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या है एनवायरमेंटल हेल्थ और सैनिटेशन के, मतलब क्या मतलब होता है, क्या विचारधारा आती है इसके पीछे कि एनवायरमेंटल हेल्थ और सैनिटेशन क्या होता है, कि हम एनवायरमेंटल हेल्थ और सैनिटेशन किस तरह इंटररेट करते हैं। कि बस एनवायरमेंटल हेल्थ होना जरूरी नहीं है, उसके पीछे सैनिटेशन भी होना जरूरी है। होता है, पहले हम पता करते हैं कि व्हाट इज सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है। अब बच्चा बच्चा जानता है कि व्हाट इज सैनिटेशन। क्यों जानता है, क्योंकि हम पहले जाने न जाने बट जब से कोविड आया है तब से हम सैनिटाइज यूज़ कीजिए। अब ये सैनिटाइज तो हमने सुन लिया, लेकिन सैनिटाइजेशन करता क्या है, सैनिटाइजेशन का वर्क क्या है। वर्क ये है कि सैनिटाइजेशन हमारे जर्म्स को, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है और हमें हेल्दी रखने की कोशिश करता है और हेल्दी रखता है। ठीक है, वही कहलाता है सैनिटेशन। तो वर्ड जो सैनिटाइजेशन से कहाँ से आया है, वो सैनिटेशन से आया है। तो सैनिटेशन क्या होता है, एक तरीके का एक प्रोसेस होता है जो मेंटेनिंग करता है क्लीनलीनेस को और डीलिंग करता है सीवेज से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कि जो सिटी में जो भी ट्रैश भरा होता है, ठीक है, कंप्लीट उसको वहाँ से उठाकर डिस्पोज कर दे प्रॉपरली, तो हमारा जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो एक क्या है, एग्जांपल है सैनिटेशन का। जो रोल क्या है एनवायरमेंटल सैनिटेशन का। सैनिटेशन मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना, मतलब एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली फ्री रखना है बैक्टीरिया से, वायरसेस से, अनहेल्दी एनवायरनमेंट से दूर रखना है, वो एनवायरमेंटल सैनिटेशन कहलाता है। सैनिटेशन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कोविड का। तो इसी तरीके का रोल क्या होता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन का, कि क्या काम करता है सैनिटेशन, वही सा एनवायरनमेंट को फ्री ऑफ डिजीज़, ठीक है, प्रिवेंशन रखना डिजीज़ का। कैसे, थ्रू क्लीन एंड सेफ वाटर सप्लाई, clean and safe ambient air, efficient and safe animal, human and industrial waste disposal, protection of food from biological and chemical contaminants, adequate housing in clean and safe surrounding। कंप्लीटली सैनिटेशन का मतलब ये है कि हमें कंप्लीट क्लीनलीनेस देना है, प्रॉपर हाइजीनिक प्रोसेस करना है, प्रॉपर मेंटेन रखना है इन सभी को, तब हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, बिल्कुल हेल्दी कहलाएगा। ठीक है, अब एनवायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब ये होता है कि एनवायरमेंटल सैनिटेशन एक डिफाइन करता है कि जो भी हमारे आसपास जो भी फैक्टर्स हैं उन सभी को क्या करना, कंट्रोल करना है और हमें मेंटली, फिजिकली, सोशली वेलबींग बनाना है। ठीक है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन के थ्रू। नेक्स्ट है कि जो अब बार बार मैं एक ही बात बता रही हूँ कि व्हाट इज़ सैनिटेशन। अब ये एनवायरमेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है कि सैनिटेशन करने से, तो WHO ने डिफाइन किया है कि जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है इसका मतलब है कि कंट्रोल करना ऑल दोज फैक्टर्स जो मेंस फिजिकल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और जो हमारे ह्यूमन बीइंग पर डिलीशियस या डैमेज, है ना, इफ़ेक्ट करते हैं, उन सभी को रोकना क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन करता है। अगर यही चीज़ पुअर रही, मतलब ये हम सैनिटेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जैसा वही सैनिटाइज हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते तो हम क्या हो सकते हैं, कोविड हमें लग सकता है। तो इस तरीके से अगर पुअर सैनिटेशन हुआ एनवायरनमेंट का तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, नॉर्मल बात है, अगर हमारे पुअर एनवायरनमेंट की क्लीननेस प्रॉपर नहीं रखी, प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट प्रॉपर अच्छा नहीं रखा है, तो क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है, कंटामिनेशन हो जाएगा वाटर का, पॉल्यूशन ऑफ एयर, सॉइल, अनहाइजीनिक, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, रिफ्यूज एंड वेस्ट, इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स। इस तरीके से हमें क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल सकती है। ये सब चीज़ें क्या हो सकता है, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन के फैक्टर्स, इनकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर इन सब में कंट्रोल रहा और अच्छे से रहा तो क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल हेल्थ हेल्दी रहेगा, और अगर नहीं रहा तो इल रहेगा। हम नेक्स्ट मॉडल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि आपको ये सामने एक मॉडल दिया गया है, इक्विलिब्रियम रहेगा अगर मेन और एनवायरनमेंट में तो हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, और डिसइक्विलिब्रियम रहेगा तो इल हेल्थ और इल एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल। फिजिकल में क्या क्या आएगा, वाटर है, एयर है, सॉइल, हाउसिंग, रेडिएशन, लाइट, नॉइज, वाइब्रेशन, रिफ्यूज वेस्ट। बायोलॉजिकल में plants, animals, rodents, insects, and microbes. Social, occupation, literacy, income, religion,
lifestyle, availability of health and services, cultural knowledge, attitude, beliefs, practices, traditions, custom, habits. ठीक है, अगर एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन के मेन कॉजेस क्या क्या हैं, मेन कॉजेस आपको आपको मालूम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री से धुआं है, नॉइज़ है, एयर है, ये सब क्या होता है, पॉल्यूट हो रही है, तो मेन रीज़न ये है अर्बनाइजेशन। और मेन ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ इस एनवायरमेंट, मेन ही रिस्पॉन्सिबल है कंप्लीट एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन के लिए। और मैंने आपको बता ही दिया है कि सैनिटेशन होता क्या है, साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग द हेल्थ, एक गार्ड का काम करता है सैनिटेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि हमने सैनिटेशन कर लिया, कि लेकिन हम इस करेंगे किस तरीके से, हम प्रॉपर क्या क्या चीज़ें ऐसे करें जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के थ्रू और हम क्या हो, हेल्दी हो सके। तो इसके लिए कुछ प्लानिंग है कि सैनिटेशन सेफ्टी प्लानिंग क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम हेल्दी रह सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, इंक्लूडिंग फ्रिक्वेंट हैंड एंड आर्म वॉशिंग एंड कवरिंग कट्स। ठीक है, आपको कंप्लीट हैंड वॉश करना है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग ऑफ ऑल फूड कॉन्टैक्ट सरफेस एंड यूटेंसिल्स, कंप्लीट बर्तनों को और फूड को क्लीन रखना है, प्रॉपर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग ऑफ फूड इक्विपमेंट्स। ठीक है, गुड बेसिक हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस, फूड स्टोरेज फॉर द प्रॉपर टाइम एंड सेफ टेम्परेचर। ये सब आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में डेली सैनिटाइज करते हैं, और इनको आपने अगर प्रॉपर तरीके से किया तो आप एक तरीके के लिए बिल्कुल हेल्दी हो सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ सैनिटेशन प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, जो कि मैंने आपको फर्स्ट एनवायरनमेंट क्लियर कर दिया, एनवायरमेंटल हेल्थ क्या होता है और एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन क्या होता है, मॉडल्स। और आपको अगर आप इस तरीके से अगर एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको याद रख इजीली आपको याद भी रहेगा। तो आप उस चार्ट को याद कर लीजिए और आप समझ लीजिए कि एनवायरमेंटल हेल्थ क्या होता है और एनवायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन। तो जैसा कि आपको पता है अब कॉन्सेप्ट कि पॉल्यूशन प्रिवेंशन क्या होता है, तो फर्स्ट हम पॉल्यूशन प्रिवेंशन को समझने के लिए हम पता करेंगे पहले पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन वो होता है जो भी एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है, अगर वो हमारी हेल्थ को हार्मफुल इफ़ेक्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। और जो भी तत्व उस पॉल्यूशन में हार्मफुल इफ़ेक्ट डालने के लिए इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं या घटक हैं जो हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल रहे हैं हेल्थ पे, वो कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। पॉल्यूशन क्या होता है, जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस करने में, हार्मफुल इफ़ेक्ट डालने में, हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल रहे हैं वो पॉल्यूशन कहलाता है, और जो कारक होते हैं वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, जो एजेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो पॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्या क्या आएगा, आपको पता है कि एयर में, हवा में जो केमिकली प्रोडक्ट हैं जो रिलीज होती है एयर के थ्रू, हार्मफुल गैसेस के थ्रू, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के थ्रू, जो ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो एयर पॉल्यूशन कहलाती है। और क्या इफेक्ट पड़ता है, सारा जो रेस्पिरेटरी, क्योंकि एयर किसके थ्रू जा रही है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू जा रही है, तो उन पे क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकिटिस, एटिलैक्टेसिस, और बहुत ज़्यादा केसेस बिगड़ते बिगड़ते लंग्स का कैंसर भी हमें हो सकता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है लैंड। लैंड मतलब सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन वही है कि अगर अर्थ पर, हमारी धरती पर अगर केमिकल्स हैं और जो गंदा गंदा पानी या गंदगी, ये सब कुछ इकट्ठा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, फिर धीरे धीरे सड़ने गलने लग जाए, और हमारी अर्थ उससे क्या होगा, गंदी बदबू पैदा करने लग जाए, और वही गंदा गंदा मिट्टी और गंदी बदबू, हम उसको क्या हो सकते हैं, हमारे ऊपर इफेक्ट डाले हेल्थ पर, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि हमें वही चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, फूड इंजेक्शन करने से हमें क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डायरिया है, डिसेंट्री है, और कॉलेरा है। इस तरीके से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे फेस करनी पड़ सकती है। नॉइज़, नॉइज़ मतलब शोरगुल। अगर इंडस्ट्रियल एरिया हमारे आसपास रहा तो बहुत तेज़ी से साउंड आने की वजह से हमारे ईयर डिफनेस हो सकते हैं। ठीक है, व्हीकल सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह व्हीकल इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
तो इसकी वजह से एक्सेसिव नॉइज़ की वजह से इंटरफेयर हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, हमारे ईयर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हमें सुनाई देने में कमी आ सकती है। इस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन के बारे इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर जो भी टॉक्सिन्स प्रोडक्ट हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकल रहा है, डोमेस्टिक से निकल रहा है, वो सब चीज़ें वाटर में मिल रहा है और धीरे धीरे क्या होता है, वो वाटर पॉल्यूशन में बदल रहा है और वो वाटर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। तो उस वाटर की वजह से भी हमें बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती है। वाटर की वजह से, वाटर हमारे लिए बहुत एक बेसिक चीज़ है जिसे हम बिना यूज़ करे हम रह ही नहीं सकते। तो वाटर पॉल्यूशन बढ़ने से भी हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ धीरे धीरे पैदा हो सकती है, क्योंकि बॉडी पैथोजेंस जो है हमारे वाटर के थ्रू अंदर जाएंगे बॉडी में और हमें टाइफाइड है, कॉलेरा है और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। लाइट, जो लाइट है वो एक बेसिक थिंग्स है जो हमें रोज़ नेसेसरी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये कंटिन्यू, अगर ये लाइट हमें बहुत ज़्यादा हम सन लाइट में ना यूज़ करके और एक्सेसिव लाइट हमें यूज़ करें, ठीक है, तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज ना यूज़ करके एनवायरनमेंट धीरे धीरे लाइट का क्या हो सकता है, डैमेज कर सकता है, हमारे जो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे बॉडी को जैसे कि नाइट के अंदर हमारे आइज़, स्क्लेरा, रेटिना, इन पे क्या इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। लाइट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है। इस तरीके से कुछ पॉल्यूशन ने टाइप्स जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत ईजी है समझना कि पॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। इस तरीके से ये पॉल्यूशन के टाइप्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमने पॉल्यूशन तो पढ़ लिया, लेकिन हम इसको कैसे रोकेंगे, कि हम क्या है कि हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सके। तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन क्या होता है? पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं पॉल्यूशन सोर्सेज को। तो क्या कहलाता है? पॉल्यूशन प्रिवेंशन कहलाता है। सोर्सेज, जहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है हम उसको ही कंट्रोल कर लेंगे, उसको ही रिड्यूस कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सीधी सी सिंपल डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड मीन्स लेस वेस्ट टू कंट्रोल, ट्रीट और डिस्पोज। इट इज़ नोन एज पॉल्यूशन प्रिवेंशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है कि हमने पॉल्यूशन प्रिवेंशन तो पढ़ लिया, लेकिन मैंने 4 चीज़ें बताई है कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। और पॉल्यूशन एक तरीके का क्या है? वेस्ट है जो हमारे लिए यूज़लेस है, हम उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, 4 स्टेप में हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ये ट्रायंगल बनाया गया है। तो आप इस मॉडल को देखिए कि 4 लेवल्स ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, 4 लेवल होते हैं वेस्ट को कम करने के लिए। फर्स्ट है वेस्ट प्रिवेंशन एंड रिडक्शन। जितना हो सके हमें वेस्ट को प्रिवेंट करना है, रिड्यूस करना है। जितना हो सके हमें उस चीज़ को यूज़ करने से जितना कम करेंगे तो वो बाहर जितना एनवायरनमेंट में नहीं फैलेगा। अगर फिर भी हमें यूज़ करना पड़ रहा है तो सेकंड स्टेप है रिसाइकल एंड रीयूज़। उसको फिर से ऐसा प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए ताकि हम उसका वापस रीयूज़ कर सकते हैं, या रिसाइकल के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को वापस यूज़ कर सकते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन ना बन जाए, ठीक है। अगर फिर भी वो हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉल्यूशन बाहर फैल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। इन द सेंस ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर तरीके से लैंडफिल, इंसिनरेशन, डीब्यूरियल जो प्रोसेस होते हैं ट्रीटमेंट के, वो प्रॉपर तरीके से कीजिए। और उसका जो फोर्थ लास्ट स्टेप है कि हमको वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना आना चाहिए, ताकि वो जो पॉल्यूशन है, जो वेस्ट है, वो पॉल्यूशन में या पॉल्यूटेंट्स में ना बदले और हमारा एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉब्लम और हमारा एनवायरनमेंट दूषित ना हो। इस तरीके से ये 4 लेवल है वेस्ट मिनिमाइजेशन के। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो एक और ये मॉडल है जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो ये वेस्ट मिनिमाइजेशन हायरार्की है। इसके थ्रू हमने 4 चीज़ें हमने पढ़ ली है: सोर्स प्रिवेंशन, रीयूज़, रिसाइकल एंड कंपोस्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। इसको एक साइकिल के थ्रू हमने इस मॉडल में दिखाया गया है कि फर्स्ट हमें ऊपर ऊपर ग्रीन लाइन में दिखा है कि रिड्यूस, हमें जितना हो सके प्रिवेंशन करना है हमारी नीड को, या फिर अल्टरनेटिव्स यूज़ करनी है, इसके अलावा अवेलेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिड्यूस मतलब एक प्लास्टिक की पॉलीथीन है, उसको कम से कम यूज़ कीजिए। इसके इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉटन के बैग्स यूज़ कर सकते हैं, कपड़े के बैग्स यूज़ कर सकते हैं, जूट के बैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमें प्लास्टिक ज़्यादा ज़्यादा हमें कम से कम यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो हम उसके क्या कर सकते हैं, रीयूज़ करना,
ठीक है। रीयूज़ करना मतलब उसको रिपेयर कीजिए या कंजर्वेट कीजिए और इसके जो भी वेस्ट हैं उसको ना होकर हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस रीयूज़ कर सकते हैं। थर्ड है रिसाइकल। रिसाइकल जो भी हमने प्रोडक्ट हैं उसको अच्छे से रिकवर करना है मटेरियल को कंपोजिट करके और उसको वापस अगेन यूज़ करने के लिए हम उसको ले सकते हैं। अगर ये फिर भी ये सब नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट और लास्ट में हमें डिस्पोजेबल करना ही है। ठीक है। इस तरीके से साइकिल हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। वेस्ट मिनिमाइजेशन एक सेट ऑफ प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिड्यूस करना है और एलिमिनेट करना है जनरेशन ऑफ हार्मफुल एंड परसिस्टेंट वेस्ट को। वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या करता है, सपोर्ट करता है सोसाइटी को ताकि हमारी सोसाइटी क्या सस्टेनेबल रहे। वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, रीयूज़ या रिसाइकल करके हम अच्छे से अच्छे उसको वेस्ट को क्या कर सकते हैं, बाहर फैलने से रोक सकते हैं। इस तरीके से एक वेस्ट मिनिमाइजेशन हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत अच्छा एक मेथड, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वेस्ट या पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कि पॉल्यूशन प्रिवेंशन, तो हमने बचाने के लिए हमने कुछ सोच लिया कि हम इस तरीके से पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उस पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाए गए हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आएगा रिड्यूस, रीयूज एंड रिकवर। जैसा कि मैंने आपको हायरार्की में बता दिया है कि हमें 4 मेथड यूज़ करने हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिकवर एंड लास्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ठीक है, इसके अंदर हमें ये करना है कि हमें जितना हो सके रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत कम रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है और वापस अगर हो सके तो रिकवर भी हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है रीयूज़ द प्लास्टिक बॉटल्स, उसकी प्लास्टिक को हमें इस तरह से रिसाइकल के थ्रू करना है ताकि हम उस प्लास्टिक बॉटल को एक अच्छे से किसी और चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के थ्रू ये बताया गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जनरेट कर रहा हो उसको पेइंग करना पड़ेगा, जो भी डैमेज हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को उसको पेइंग करना है, वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर। तो उस जो भी जिम्मेदारी है डैमेजिंग का, कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वही पे करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रैडल टू ग्रेव। क्रैडल टू ग्रेव मतलब ये होता है कि जो भी जनरेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल होगी उस वेस्ट के पीछे, जनरेशन से लेके कंप्लीट अल्टीमेट मतलब कंप्लीट जनरेट से लेके डिस्पोजल करने तक वही रिस्पॉन्सिबल है। उसी का काम होगा कि कंप्लीट उसको अगर कोई भी वो जो वेस्ट की जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट, उसको कंप्लीट वही पूरा करेगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम उसने अगर डिस्पोज करने में या ट्रीटमेंट करने में उसने कहीं भी कुछ भी उसने कोई प्रॉब्लम करी या कुछ भी उसकी वजह से कोई हमारे एनवायरनमेंट को, ह्यूमन बीइंग को कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो वही जिम्मेदार होगा उसको ठीक करने के लिए। तो दिस कंपनी ही, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्लिगेट होगा पे करने में और कोर्स करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो क्रेडल टू ग्रेव कहलाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज एमिशन परमिट। इसका ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी वेस्ट जनरेटर है उसको ऑब्लिगेट रहेगा कि परमिशन आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ लेनी पड़ेगी कि हम ये डिस्चार्ज वेस्ट सरफेस वाटर में हम या एटमॉस्फेयर में हम उसको छोड़ रहे हैं या हमें उसकी परमिशन चाहिए। अगर अथॉरिटी परमिट नहीं करेगी तो आपको वो इंडस्ट्री में वो हार्मफुल गैस या हार्मफुल चीज़ नहीं, हमको एटमॉस्फेयर में हम छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरीके से 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू फॉलो करके हमारे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी क्या करती हैं, हेल्थ को, एनवायरमेंटल हेल्थ को बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। जो नेक्स्ट है कि जो और भी अदर चीज़ें हैं, ये तो रही ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन हमारे जो घर है, जो रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को पॉल्यूशन हो रहा है। उनकी वजह से नहीं हो रहा है, मतलब अगर कच्चे घर रहेंगे, प्रॉपर तरीके से पुअर हाउसिंग रहेगा, तो लोगों को जो जहाँ वो रहने वाले लोगों को क्या हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसी जगह रहकर वो प्रॉपर तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेनेंस नहीं कर पाते, क्योंकि पुअर लाइटिंग होती है, पुअर वेंटिलेशन होता है। ठीक है। इंडोर एयर प्रॉपर नहीं आती है। ठीक है। पुअर वाटर कंटामिनेशन होता है। इस तरीके से क्या होता है, ये भी एक बेसिक रीज़न बन जाता है
फॉर इल हेल्थ के लिए और पुअर एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए। तो इसको भी हमें क्या होता है, हमें रोकना पड़ेगा और जो कच्चे घरों को पक्के घरों में बदल कर और लोगों को प्रॉपर तरीके से उस कंटामिनेटेड डिजीज़ से या प्रॉपर तरीके से हेल्दी रखने के लिए हमें एक ये भी उपाय करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर सोर्सेज, वाटर बॉर्न डिजीज एंड वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आई होप कि आपको जो ऊपर दो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन, ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमने क्या क्या पढ़े हैं। अब नेक्स्ट है कि जो हम फर्स्ट हैं वाटर, जो वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं आगे हम उसको प्रॉपर तरीके से उस पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकें। तो फर्स्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर। तो पहले है कि सेफ वाटर होता क्या है। सेफ वाटर या होलसम वाटर क्या होता है, जो फ्री होता है पैथोजेनिक एजेंट से, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, प्लेजेंट टू टेस्ट, फ्री फ्रॉम ऑड्योर एंड कलर एंड यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज, वो क्या कहलाता है, सेफ वाटर कहलाता है। अब सेफ वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेफ वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम उसको क्या कर सकते हैं, सेफ वाटर इज़ रेडीली होता है, सेफ होता है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो यूज़ होता है फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूज़, फूड प्रोडक्शन और रिक्रेशनल पर्पसेस के लिए। Improve water supply and sanitation and better management of water resources can boost country's economic growth and can contribute readily to poverty reduction। इस तरीके से सेफ वाटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सेफ वाटर के रिसोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से मिलता है सेफ वाटर के रिसोर्सेज, जैसा कि WHO ने बताया कि सेफ वाटर क्या होता है, रिस्क फ्री फ्रॉम रिस्क, मतलब कोई उसमें रिस्क नहीं होती है, अच्छे से हम पूरे लाइफ स्टेजेस में हम उसको क्या हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, सेफ वाटर रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ वाटर। सेफ वाटर सेम वही डेफिनेशन वही आएगा कि सेफ वाटर क्या होता है, एडिक्वेट होता है, सेफ होता है, असेसिबल होता है, जो कि अवेलेबल होता है ऑल पीपल के लिए, और फ्री होता है फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, प्लेजेंट टू टेस्ट, यूजेबल ऑफ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सोर्सेज हम बता देते हैं कि टू टाइप्स के मेनली सोर्स होते हैं, एक सरफेस वाटर है, एक ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर जो अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है वो कहलाता है सरफेस वाटर, और ग्राउंड वाटर होता है जो धरती के नीचे पाया जाता है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। सरफेस वाटर में क्या क्या आते हैं, रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, ये सब क्या होते हैं, सरफेस वाटर के सोर्सेज होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं पानी को, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा ग्रेटर रिस्क होती है कंटामिनेशन देन ग्राउंड वाटर की तुलना में। ठीक है, लेकिन इसलिए इसको रिकवर्ड ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। सरफेस वाटर को ट्रीट करके ही हम उसको पीने लायक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिकल पैथोजेंस और ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल के थ्रू या डोमेस्टिक के थ्रू पॉल्यूशन करता है वाटर को। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो लैंड सरफेस के बीनीथ रहता है, जैसे एग्जांपल है वेल्स, स्प्रिंग्स, इनको हमें नेचुरल मेन मेड सोर्सेज के थ्रू ऊपर लाया जाता है, जो कि फ्लो मतलब यूरोफ्रूट्स के थ्रू या एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसको हम हमने ऊपर की तरफ उसको खींच के मशीनों के द्वारा हमें उसको बाहर की तरफ लाया जाता है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर सोर्सेज। ये हमें एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है ना, ये सब हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं जिसे हम पीने लायक यूज़ कर सकते हैं। मेनली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ वेल वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कुएँ का पानी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। ठीक है, वेल्स हैं, हैंडपम्प्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ये ज़्यादा मेनली यूज़ होते हैं रूरल एरियाज़ में, जो कि क्या करते हैं, मत इसमें भी ये भी कंटामिनेट होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो बाहर का लैंड एरिया है वो कंटामिनेट हो रहा है सॉइल पॉल्यूशन से, तो इसलिए हमें इनको भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर तरीके से इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू और अच्छे से इसको कंपोस्टिंग करके हम इसको पीने लायक बना सकते हैं बॉइलिंग के थ्रू। एक डिफरेंस है कि व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। तो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में डिफरेंस ये है कि जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे पाया जाता है अर्थ की, और ग्राउंड वाटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस वाटर जस्ट लेयर पे, सरफेस पे पाया जाता है अर्थ की। ग्राउंड वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ और सरफेस वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
ग्राउंड वाटर लेस प्रोन टू पॉल्यूशन, क्योंकि वो ग्राउंड में है, ज़मीन के अंदर है, तो उधर ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है और सरफेस पे हाईली प्रोन होता है पॉल्यूशन का। ग्राउंड वाटर जो फाउंड कहाँ का पाया जाता है, रॉक फ्रैक्चर पॉइंट्स पे, जो पत्थरों के बीच में और सॉइल्स उनके बीच में अंदर की तरफ ग्राउंड वाटर होता है। लेकिन जो सरफेस वाटर होता है वो तले पे होता है, जैसे लेक्स है, ठीक है, रिवर्स है, लेक्स है, ये सब चीज़ें क्या होती है, सरफेस वाटर होती है। ये तो हो गया कि सेफ वाटर क्या होता है और सोर्सेज कहाँ से हमें वाटर मिलता है। लेकिन अब ये जो अगर ये प्रॉपर तरीके से अगर हम कंटिन्यू अगर सॉइल पॉल्यूशन बना रहा तो उससे होने वाली डिजीज़ क्या कहलाती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ कहलाती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ ऐसी डिजीज़ हैं जो हम कंटामिनेटेड वाटर पीने के थ्रू, जो कि जिसमें एनिमल फीसेस हैं, ह्यूमन फीसेस हैं, उनके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें कंटामिनेटेड वाटर बनाते हैं, और वो हम अगर ड्रिंक कर ले तो उससे होने वाली डिजीज़ क्या कहलाती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ कहला सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है जो पाई जाती है। तो कॉलेरा, डिसेंट्री, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जियार्डियासिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड फीवर, अमीबियासिस, साल्मोनेला, फिलारियासिस, कैम्फोटोबैक्टर, इस तरीके से ये अलग अलग बीमारियां हैं जो कंटामिनेटेड वाटर से ह्यूमन बींग को हो सकती है। तो जो मेनली बीमारियां, जो मेनली डिजीज़ होती हैं, वो फर्स्ट है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज बाय जियार्डिया पैरासाइट, जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर को लेने से हो सकती है, जो या अनसेफ वाटर या पुअर सैनिटेशन से हमें ये बीमारी होती है, जिससे इंटेस्टाइनल के अंदर क्रैम्प्स आना, ठीक है, बहुत ज़्यादा दस्त होना, ये सब चीज़ें क्या होती है, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें क्या होती है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। सेकंड है अमीबेसिस। अमीबेसिस भी एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है कॉलन का, जो भी किसकी वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है, और इसमें भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है पुअर सैनिटेशन और पुअर वाटर या वाटर कंटामिनेटेड की वजह से। थर्ड है कोलेरा। कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन होता है, जो कि कोलेरा जिसे कोलेरा कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है बैसिलरी डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसके जो भी वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट है क्रिप्टोस्पोडियसिस। ये भी एक हाईली कंटीजियस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, जो क्रिप्टोस्पोडियम स्पोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, जो इंटेस्टाइन में रहता है और कंप्लीटली इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन दे देता है। उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स फील होते हैं और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ नॉर्मली जो पैथोजेंस की वजह से होती है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती है कि जो पैथोजेंस की वजह से नहीं, मतलब हमारे हमारे ही वजह से होती है, जैसे कि वाटर वॉश डिजीज़। वाटर वॉश डिजीज़ अगर हम प्रॉपर तरीके से जो भी यूटेंसिल्स हैं, फूड्स हैं, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से अगर वॉश नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से हम पर्सनल हाइजीन यूज़ नहीं करेंगे, पुअर पर्सनल हाइजीन है क्योंकि वाटर शॉर्टेज की वजह से, तो हमें वो उसकी वजह से भी हम क्या हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, जैसे स्कैबीज, स्किन इन्फेक्शन। अगर प्रॉपर जैसे हमने सॉइल, जिस सॉइल में हम काम करके आ रहे हैं और वो सॉइल हमारे जो गंदी मिट्टी है हमारे लगी हुई है स्किन पे, ठीक है, और टच हुई है, अगर हमने क्लीनिंग नहीं किया वाटर से प्रॉपर तरीके से, शॉर्टेज ऑफ वाटर होने की वजह से, तो वो धीरे धीरे स्किन क्या हो सकती है, सॉरी सॉइल क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड सॉइल हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, गंदगी अंदर चली जाएगी और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैल जाएगा और फिर हमारे स्किन को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से वाटर वॉश डिजीज़ हो सकता है। और इसके अलावा वाटर रिलेटेड डिजीज़ कि जो हमारे खाने पीने से नहीं हो रहा है, लेकिन गंदे पानी के इकट्ठे होने से हो रहा है, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, मॉस्किटोज़ जो है वो फैल रहे हैं, फिलारिसिस हैं, ठीक है, वहाँ इकट्ठे होकर गंदगी में फैल रहे हैं वाटर पॉल्यूटेड होने की वजह से, तो वो कहलाता है वाटर रिलेटेड डिजीज़। इस तरीके से वाटर बॉर्न डिजीज़ में एक तो हमारे इंजेस्ट करने से होता है, एक वाटर वॉश से होता है, एक वाटर रिलेशन से, वाटर रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन फैल रहा है, जैसे कि जो भी वाटर के अंदर टॉक्सिन प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियल एरिया से और डोमेस्टिक से या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से, ऑर्गेनाइजेशन से वो पानी बाहर निकलता है और हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करके और डायरेक्टली वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे लेड होता है, ठीक है, आर्सेनिक होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फ्लोराइड होते हैं। इन केमिकल्स क्या होते हैं, हम पी लेते हैं और इंजेस्ट कर लेते हैं और वो हमारी हेल्थ को बहुत बुरा इफेक्ट
डालते हैं, तो ये भी एक कंटामिनेशन करता है वाटर को। तो इस तरीके से ये वाटर बॉर्न डिजीज़ अलग अलग तरीके से हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती है। तो इस कंप्लीट वाटर को हम किस तरीके से इस पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, तो ख़त्म तो इसी तरीके से है कि हम उसको सेफ़ रखें, पॉल्यूशन ही नहीं फैलाएंगे तो वो सेफ़ रहेगा। हम जितना हो सके प्रिवेंट करने की कोशिश करें, बट अगर प्रिवेंट नहीं हो रहा है तो उस जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारी हेल्थ को बिगाड़ ना सके या इल ना कर सके। इसलिए एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस मतलब होता है कि जो भी अनडिज़ायरेबल केमिकल कंपाउंड है या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल है, बायोलॉजिकल कंटामिनेट्स हैं, उसको रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम वाटर से, वो कहलाता है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। कुछ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स दी गई है जिसके थ्रू हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग है, सनलाइट एक्सपोजर है, क्लोरीनेशन है, फ्लॉकुलेशन, फिल्ट्रेशन, थ्री पोर्ट ट्रीटमेंट। इस तरीके से हमारे कुछ टेक्निक्स हैं जो नॉर्मली सभी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक है बॉइलिंग। बॉइलिंग जो कि बहुत चीप और बहुत ईजी वे में हम इसको वाटर को हम क्लीन और अच्छा पीने लायक बना सकते हैं, उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। इसके लिए कुछ इक्विपमेंट या स्किल की रिक्वायर्ड होती है, वाटर की इंटेंस हीट या फ्यूल, और जो भी इफ़िशिएंट स्टोव जिसके थ्रू हम हीट लेते हैं, और मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस हीट, वो हीट प्रोड्यूस कर सकें। प्रोसेस क्या होता है, वाटर को कंटेनर में डालना है, उसको हीट करना है जब तक वो बॉयल ना हो, एटलीस्ट 10 मिनट्स तक उसको कूल रखना है, और उसको हम रेडी कर सकते हैं यूज़, रेडीली है तो यूज़ के लिए। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि सिंपल और इफेक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा किल कर सकता है वाटरबॉर्न इन्फेक्शन को हीट के द्वारा, और लोकल अवेलेबल होता है, हम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम चाहिए, ठीक है, और कॉस्ट इनएफिशिएंट है बिकॉज ऑफ द हाई वॉल्यूम ऑफ फ्यूल यूज़, क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम ऑफ फ्यूल चाहिए, गैस चाहिए, ठीक है। विल नॉट रिमूव मड फ्रॉम मकड़ी, जो मड होता है, मिट्टी होती है, वो कम्प्लीटली इससे रिमूव नहीं होती है, ठीक है। और अदर चीज़ें हैं कि जो सस्पेंडेड और डिजॉल्व कंपाउंड है वो भी इससे रिमूव नहीं होता है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सेकंड है सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट एक्सपोजर जहाँ पे फ्यूल की व्यवस्था नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट के थ्रू सनलाइट में रख के कर सकते हैं। तो इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक बॉटल चाहिए प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, और सनलाइट चाहिए। प्रोसेस क्या होता है कि कंप्लीट जो बॉटल है उसको भर लेना है, ठीक है, उसको फिर टॉप जो छत है वहाँ तक, मतलब पहले तो शेक करना है, उसके बाद रूफ ऑफ द छत पे रख देना है कि सनलाइट में कम्प्लीटली उसको, ताकि उस बॉटल पे सीधी किरणें उसके ऊपर आ सके, ठीक है। अगर हमें कभी जब रेनी सीजन हो कि कम अच्छी धूप ना हो तो पीछे की तरफ, एक तरफ क्या होता है बैक साइड में हम उसे पेंट कर दे और डायरेक्ट उसको सनलाइट में रख दे, ठीक है, तब भी उसकी जल्दी से वो हीट प्रोसेस जल्दी हो सकता है, ठीक है। इसके एडवांटेज है, कील्स कर देता है हार्मफुल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल पैथोजेंस को, सिंपल मेथड होता है, इनएक्सपेंसिव मेथड होता है, जिसके और वाटर इजीली क्लीन हो जाता है इस बॉइल्ड वाटर की तुलना में, ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं आता टेस्ट ऑफ वाटर के अंदर। डिसएडवांटेज है कि वही मर्की वाटर कंप्लीट रिमूव नहीं कर पाता है, और कंप्लीट कम से कम 6 से 12 घंटे वेट करना पड़ता है हमें उसको ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए। तो ये सेकंड मेथड है सनलाइट एक्सपोजर। थर्ड है क्लोरीनेशन। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में क्लोरीनेशन के थ्रू हम वाटर को प्यूरिफिकेशन करके हमें पीने लायक बनाया जाता है। अगर हमें इसे घर में ही यूज़ करा जाए तो हाउस होल्ड ब्लीच चाहिए, वाटर वेसल जो वाटर कंटेनर चाहिए, स्टीरर चाहिए छन्नी के लिए, और क्लियरेस्ट वाटर पॉसिबल, जो भी वाटर हो बिल्कुल ज़्यादा क्लीन क्लीन होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस क्या है, पहले हमें बॉईल करना है 5 मिनट तक, फिर उसमें ब्लिच पाउडर मिलाना है, ठीक है, उसको फिर वापस थोड़ा सा स्टिर करना है, एंड उसको 30 मिनट तक इसको उसी को रख देना है। इसके एडवांटेज है कि ईजी ऑफ मेथड है और कंप्लीट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है, कंप्लीट इफिशिएंट करता है किलिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस को, और इनएक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज है, नॉट इफेक्टिव एट किलिंग और पैरासाइट्स, जी पैरासाइट्स को मारने में थोड़ा नॉट इफेक्टिव है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम विथ ऑर्गेनिक मटेरियल विच ओवर टाइम कैन बी हैज़ार्डस टू हेल्थ। अगर कंटिन्यू हम इसका यूज़ करें तो थोड़ा सा इसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी हेल्थ को हैज़ार्डस कर सकता है, ठीक है। और ये बेस्ट मेथड है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि शॉर्टर टाइम में और ईजी टाइम में ये ईजिली हो जाता है क्लोरीनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है कोagulation एंड फ्लोकुलेशन। ये भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के द्वारा किया जा सकता है, और एक नॉर्मली अगर हम हाउस में किया जाए तो कैसे करना है, इसके इक्विपमेंट चाहिए, कोagुलेंट चाहिए जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट, कुछ स्किल ट्रेंड पर्सन चाहिए, 2 वेसल चाहिए, स्टीरर चाहिए, और फिल्टर चाहिए क्लोथ।
प्रोसेस क्या है कि ऐड अ कोएगुलेंट टू वाटर, उसको जो कोएगुलेंट प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, उसको वाटर में डालना है और स्टिर करना है इसको थोड़ा कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद स्टैंड रखना है उसी अकॉर्डिंग थोड़े टाइम के लिए, और धीरे 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 उसको स्लोली होने देना है जब तक वो लार्ज फ्लॉक्स मतलब एक बड़े बड़े गुब्बारे की तरह फ्लॉक्स ना बन जाएं। ठीक है, और फिर वो जो भी फ्लॉक्स बन रहे हैं वाटर के अंदर, उनको हमें क्या करना है, मतलब जो भी फ्लॉक्स बन रहे हैं वो क्या करते हैं, जो भी पैथोजेंस है उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और बड़े बड़े फ्लॉक्स बन जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अंदर आके फंस जाते हैं। ठीक है, उस फ्लॉक्स को क्या कर लेना है, फिर रिमूव कर देना है और फिल्ट्रेशन के थ्रू, और उसको बिल्कुल ही केयरफुली दूसरे वेसल के अंदर में ट्रांसपेरेंट कर लेना है। इसके एडवांटेजेस हैं कि प्रूवन रिडक्शन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, एक हैवी एंड मेटल रिमूवल हो जा सकता है। सिंपल टेक्नोलॉजी एंड यूज़, सिंपल टेक्निक है, कुछ ज़्यादा इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं होती है। डिसएडवांटेज है कि कभी कभी ये टॉक्सिक हो सकता है कि अगर हमें प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ ना करें, स्किल्ड हमें प्रॉपर नहीं आए इसके। ठीक है, और थोड़ा मोर एक्सपेंसिव हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अदर मेथड से। ठीक है, क्योंकि इसमें रिक्वायर मटेरियल ज़्यादा होते हैं और कंटिन्यू रिक्वायर्स जो मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन एंड स्ट्रेनिंग, जो मेनली हम सभी जगह ये करते हैं, फिल्टर करना है जिसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, एक पोरस बैरियर चाहिए, एक क्लोथ है ना इफिशिएंट, एक ताकि बैरियर बना सके, या फाइबर कोई भी कॉटन का लिनन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, वाटर वेसल चाहिए। इसका प्रोसेस क्या है, आपको फिक्स कर दीजिए वाटर वेसल के ऊपर। ठीक है, क्लोथ को 4 to 8 टाइम्स फोल्ड करके उसके ऊपर फिर वाटर डाल दीजिए, ताकि वो बैरियर में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सब कुछ क्या हो ऊपर की तरफ रुक जाए, बाकी क्लीन वाटर नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, सेटलिंग भी होता है एक मेथड। सेटलिंग में क्या होता है, जो भी पानी है अपन को किसी को भर के रख देना है और धीरे ओवरनाइट तक रख देना है, जो भी हार्ड पार्टिकल्स हैं जो नीचे की तरफ क्या हो सेटल्ड हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे 10 आवर्स या 10 to 12 आवर्स बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको पीने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इमीडिएट सक्सेस मतलब तुरंत हम यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर्स हमें कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, कोई कपड़ा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वापस रीयूज़ कर सकते हैं। डज नॉट अल्टर टेस्ट, कोई भी टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कोई गारंटी नहीं है कि सारे वायरसेस को ये मिटा दे, इन्फेक्शियस प्रोडक्ट को ये कंटामिनेट कोई केमिकल को पॉल्यूटेंट्स को ये रिमूव कर सकता है। और ये इसके हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, ये ज़्यादा सोर प्यूरिफाइड मेथड नहीं है, मतलब कि कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ कि सारा हमारा बैक्टीरिया या कंप्लीट वो प्यूरिफाई हो चुका है। एक होता है 3 पॉट ट्रीटमेंट एक तरीके का एक फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। इसमें थ्री पॉट्स होते हैं, जिसमें 2 पॉट्स तो फिल्ड होते हैं विथ सैंड एंड ग्रेवल से और चारकोल से, जो प्यूरिफाई करते हैं वाटर को। जो सैंड और ग्रेवल होता है वो क्या करता है, जो भी पैथोजेंस होते हैं उनके प्रति फाइट करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को, और जो इम्प्योर वाटर है उसको क्लीन करने की कोशिश करता है। और जो चारकोल है, जो भी इसके अंदर गंदी बदबू है उसको वो रिमूव करता है। ठीक है, वाटर से, और प्यूरिफाई करता है, पीने लायक बनाता है। तो ये 3 पॉट सिस्टम मतलब ये है कि तीनों घड़ों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप रख दिए जाते हैं, जो दोनों घड़ों में सैंड गार्बन चारकोल भर दिया जाता है, फिर ऊपर से पानी डालते हैं, वो धीरे 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 रिसता हुआ लास्ट जो थर्ड पॉट है उसमें आके बिल्कुल क्लीन वाटर प्यूरिफाई होके मिलता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये कोस्ट इफेक्टिव होता है, इजी यूज़ होता है, और बैक्टीरियल कंटामिनेशन लेवल डिक्रीज हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है ओवर टाइम पर। डिसएडवांटेज है कि डज नॉट गारंटी वही कंप्लीट रिमूवल ऑफ सम बैक्टीरिया, कंप्लीट रिमूव हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, और इसमें कम से कम कुछ दिन लगते हैं ट्रीट वाटर करने के लिए। इस तरीके से वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस थे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाउस होल्ड में भी और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में भी मेनली जो प्रोसेस यूज़ होते हैं वो इस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं कि ज़्यादा वाटर को प्यूरिफाई कर सकें और हम वाटर कंटामिनेटेड डिजीज़ होने से बच सकें। ठीक है, कुछ नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एंड टेस्ट फॉर असेसिंग अ बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम फिजिकली और केमिकली और बायोलॉजिकली हम पता कर सकते हैं कि ये वाटर हमारे लिए पीने लायक है या नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि फिजिकली केमिकली स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहा है कि क्वालिटी वाटर को बता रहा है। ठीक है, तो वाटर क्या है कि वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वाटर को हम पता करने के लिए हमें किस तरीके से हमें कुछ कुछ सिचुएशन दी रखी है कि हमें किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। फिजिकली स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, फिजिकली स्टैंडर्ड हम किस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी पोर्टेबल या सेफ वाटर है वो कैसा होना चाहिए, डिज़ायरेबल टेम्परेचर,
completely transparent, free from turbidity, taste, odor and colors, बट इज़ नॉट नेसेसरली फ्री फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। मतलब फिजिकली स्टैंडर्ड में तो हम ये पता कर सकते हैं कि फिजिकली में दिखने में तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, टर्बिडिटी नहीं दिख रही है, ठीक है, फ्री ऑफ टेस्ट है, कलर्स भी उसका फाइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री ऑफ पैथोजेंस है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट भी करना पड़ेगा। केमिकल हम किस तरीके से टेस्ट करेंगे, केमिकल टेस्ट लेबोरेटरी में किया जाता है, जो नॉर्मली बस इसका कैसे किया जाता है थोड़ा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कुछ इक्विपमेंट के या इक्विपमेंट जो पोर्टेबल इक्विपमेंट है वो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है जैसे कि पीएच मीटर है, जिसके थ्रू हम पीएच पता कर सकते हैं कि कितनी इसकी पीएच है, कलरीमीटर है जिसके थ्रू कलर्स के पता कर सकते हैं, पोर्टेबल स्पेक्ट्रोमीटर है, एंड रेजिडुअल क्लोरीन टेस्ट किट है जिसके थ्रू हम क्लोरीन का पता लगा सकते हैं कि क्लोरीन कितना है। एक है कि एक टेस्ट किट है ऑर्थोटोडलिन आर्सेनिक टेस्ट किट, जो कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोलिन आर्सेनिक जो केमिकल कंपाउंड है इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम कुछ मात्रा में इसमें डाल के देखेंगे तो उसके कलर चेंजेस आएंगे, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, केमिकल स्टैंडर्ड इसका क्वालिटी का वाटर का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट और थर्ड है टेस्ट फॉर असेसिंग बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर। बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट है या नहीं है, इसको हम पता लगाने के लिए हमें क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, इसमें हम वाटर का कंप्लीट स्लाइड्स का टेस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे लेबोरेटरी में कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस तो नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इंडिकेट करता है ऑर्गेनिज्म को कि प्रेजेंट है या नहीं है। इस तरीके कंप्लीट ये लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट टेस्ट कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर की। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अब आपको पता है कि वाटर वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है, जो मेन सोर्स है रेन से, ठीक है। जहाँ पर कोई पॉन्ड नहीं है, कोई लेक नहीं है, कोई रिवर नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज जो कि वेल है, स्प्रिंग से, ये नहीं है, तो पर्सन कैसे वाटर का कैसे वाटर पाएगा, तो कैसा उस वैसे कैसे ले सकता है वो, बाय द रेन। रेन को वो क्या कर सकता है, कंजर्वेट कर सकता है, आप मतलब कंजर्व करके रख सकता है जो भी रेनी वाटर आता है, और छत के ऊपर एक बर्तन या फिर कोई टंकी या जो भी है वो यूज़ करके उसमें रेनी वाटर को इकट्ठा करके वो पीने के लिए अपने अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज़ कर सकता है। तो एक रेन है वो हमारे एक कॉन्सेप्ट है वाटर को कंजर्व करने के लिए, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको पानी को पी सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एक वाटर साइकिल है, रेनी साइकिल है, जिसके थ्रू हमें पता है कि रेन का हम किस तरीके से मतलब किस तरह ये कंप्लीट एक साइकिल चल रही है, आपको दिख रहा है कि क्या क्या, जैसे कि रेन आई, ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ, उसका कलेक्शन हो गया, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, इस तरह ये वाटर साइकिल चलती है, ठीक है। जैसे कि ये कि फर्स्ट जो भी रिवर के अंदर जो भी वाटर आया है वो लोकेट हुआ, ठीक है, कलेक्ट हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ उसका इवापोरेशन हुआ, ठीक है। इवेपोरेशन कैसे होता है, जैसे कि जो भी रिवर है, रिवर में पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है, उसका इवेपोरेशन जो भी एटमॉस्फेयर मतलब इवेपोरेशन क्या होता है, जो रिवर के अंदर पानी है उसका रिवर में क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर से वो पानी कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब जो रिवर में पानी है उसका धीरे धीरे इवेपोरेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट होकर वो एटमॉस्फेयर में चला गया, उस कंडीशन को बोलते हैं इवेपोरेशन। फिर धीरे धीरे वो कंडीशन किस में चली जाती है, कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन मतलब होता है कि जो भी इवेपोरेशन मतलब वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे टाइनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स स्काई के अंदर छोटे 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 बूंदे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन में। वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, एक गुच्छा बना लेता है, धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होने लग जाता है उस गुच्छे का, ठीक है। फिर वो वापस किस में पड़ जाता है, वापस वो बारिश रन ऑफ वापस वो रिवर और लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो पर लोकेट होता है, मतलब वो ग्राउंड वाटर के अंदर फॉर्म्स मतलब धीरे धीरे हमारी ज़मीन है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राउंड वाटर में। इस तरीके से एक वाटर साइकिल चलती है जो कंप्लीट वाटर का कंजर्वेशन में हमारे बहुत हेल्पफुल होता है। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका वाटर कन्वर्सेशन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत फास्टली इसलिए समझाया है क्योंकि सभी के पास किसके पास टाइम नहीं है अभी, और कोई इतना टाइम नहीं रखता है कि हमें एक एक टॉपिक के लिए आधे घंटे हमको टाइम करना पड़े। आपको जस्ट टॉपिक को समझ में आना चाहिए, लिखना आपके हाथ है।
आपको किस तरह लिखना है, आपके पास मैटर अवेलेबल है आपकी बुक्स में। बस आपको एक टॉपिक का नेम के थ्रू आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है, देन यू एक्सप्लेन। आप उसको समझा सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ईजिली। तो अगर आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आपको इसका मैटर का क्लियर होना चाहिए कि ये टॉपिक आपको बताना क्या चाह रहा है, तो आप उसको ईजिली समझ सकते हो। इसलिए मैंने आपको फास्ट समझाया और आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया और आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, बताइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके बारे में मुझे शेयर कीजिए। ये आपको मैंने कंप्लीट कोशिश की है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और थैंक यू, आपने इतना समय दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।